हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDAE 182 के वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से चैप्टर 2 डिस्कस करूंगा और इस चैप्टर 2 का नाम है हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर एवं व्यंजन। दोस्तों, इस चैप्टर का डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया है, अर्थात इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही आ चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख ले। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का डिस्कशन हम लोगों का किस चीज पे आधारित होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने वर्णमाला तक चर्चा कर ली थी। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण पे संक्षेप में चर्चा करूंगा, क्योंकि आगे के अध्याय में स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से संक्षेप में स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण पे चर्चा करूंगा और इसी के साथ इस चैप्टर को और इस वीडियो सेशन को भी समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्ण के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि वर्ण जो है वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण हम लोग उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, और इन स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में 11 है। ठीक है, और ये 11 स्वर वर्ण है ओ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षय, उदृघऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। बिना स्वर वर्णों की सहायता के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता है और ना ही व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि स्वर युक्त वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और इन सभी व्यंजन वर्णों की संख्या हिंदी में 37 है। और इन सभी चीजों का वर्गीकरण मैंने पहले ही कर दिया है जब हम लोग वर्णमाला पे डिस्कशन कर रहे थे। अगर आप लोगों ने वर्णमाला के डिस्कशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वाले वीडियो को देख ले, आप लोग समझ जाएंगे कि स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं और स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। फिर भी संक्षेप में मैं बता देता हूं दोस्तों, क, ख, ग, घ से लेकर के प, फ, ब, भ, म तक व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और उसमें अगर हम लोग योरोलोव, तालब से, मूर्धन से, दंत से, ह जोड़ दे और फिर रो, ढ और अंग विसर्ग और अ विसर्ग को जोड़ दे तो सभी मिलाकर व्यंजन वर्णों की संख्या 37 हो जाती है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नीचे देखते हैं कि अगला डिस्कशन का टॉपिक कौन सा है। अब हम लोगों को अभी पढ़ना है दोस्तों वर्ण लिखने की रीति के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी इस पे डिस्कशन बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इस पे डिस्कशन पहले ही आप लोगों के साथ कर लिया है। जब हम लोग BHDLA 135 के वीडियो सेशन में वर्णों के मानकीकरण पे चर्चा कर रहे थे, तभी मैंने आप लोगों के साथ इस पे डिस्कशन किया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो लोग जाए और फिर वीडियो सेक्शन में BHDLA 135 वीडियो सेक्शन खोज ले और वहां से उस वीडियो को जरूर देख लें कि वर्ण का मानकीकरण क्या होता है, कैसे होता है, वर्ण का मानकीकरण क्या है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा वहां पे कर दी है। और मैंने वहां पे ये भी बताया है कि वर्ण को कैसे लिखते हैं, वर्णों से शब्दों का निर्माण कैसे होता है। इन सभी बातों की चर्चा मैंने कर दी है। तो अब नीचे देख लेते हैं कि हम लोगों को नीचे क्या डिस्कस करना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों वर्ण विच्छेद के बारे में। ये वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण का मतलब होता है जिसके खंड अथवा टुकड़े ना हो, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो ऐसा नहीं है कि वर्णों को तोड़ना, क्योंकि वर्ण की परिभाषा ही है कि जिसके खंड अथवा टुकड़े ना हो। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वर्णों को न तोड़ना बल्कि शब्दों को इस प्रकार से तोड़ना कि उसके अंदर जितने भी वर्ण निहित है, मतलब उसके अंदर जितने भी वर्ण है वो आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण से दिखाया गया है, विजय। तो साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने की जो व्यवस्था होती है उसे ही हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हरदेव शब्द से अलग अलग वर्ण निकाले गए हैं। जैसे यहाँ देखिए, हर में ह हलंत जोड़ ओ, फिर र हलंत जोड़ ओ, फिर दो हलंत जोड़ ए, फिर वो हलंत जोड़ ओ। क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा, शायद नहीं कंफर्म ही पता होगा कि हर व्यंजन वर्ण के भीतर एक स्वर वर्ण निहित होता है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं को, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर
स्वाभाविक तौर पर या फिर कह सकते हैं कि प्राकृतिक तौर पर इसमें अ जो है पहले से निहित होता है। अब जैसे कि हम लोग लिखते हैं के, तो ये बन जाता है क हलंत जोड़ ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस एकमात्र व्यंजन वर्ण में दो वर्ण मिले हुए हैं, एक स्वर और एक व्यंजन और एक स्वर, और इसमें भी क एकार के में भी एक व्यंजन क हलंत और एक स्वर ए। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे एक व्यंजन में एक स्वर और एक व्यंजन छिपा होता है। तो यहाँ पर शब्द को जो वर्ण विच्छेद करने का प्रयास किया जाता है उसमें भी यही किया जाता है कि स्वर और व्यंजन सभी को अलग करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ह में ह हलंत जोड़ अ छिपा हुआ है, तो ह से ह हलंत जोड़ अ अलग हो गया। फिर र में र हलंत जोड़ अ छिपा हुआ, तो वो भी आपस में एक दूसरे से अलग हो गया। दे में दो हलंत जोड़ ए छिपा हुआ है, ये भी यहाँ पर आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। वो में वो हलंत जोड़ अ छिपा हुआ, ये भी यहाँ पर आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वर्ण विच्छेद समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला डिस्कशन हम लोगों का कौन सा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण स्थान। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ पर इन सभी बातों की चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आपके ही पुस्तक BHDAE 182 में 5वें अध्याय में इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। तो जब हम लोग 5वें अध्याय का डिस्कशन करेंगे, 5वें अध्याय को डिस्कस करेंगे हम लोग, तभी हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। तो अब नीचे देख लेते हैं कि नीचे कौन सा टॉपिक है जिसका अध्ययन अभी हम लोगों को करना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न के बारे में। प्रयत्न अर्थात कोशिश। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब हम अपने मुख से स्वर अथवा व्यंजन को निकालते हैं, अर्थात स्वर व्यंजन वर्णों को निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस समय स्वर तंत्रियों को किस प्रकार से और कितने प्रयास करने पड़ते हैं, इन सभी बातों की चर्चा इस टॉपिक में की गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वास्तव में वर्णों को अपने मुख से निकालते समय स्वर तंत्रियां दो प्रकार के प्रयास करते हैं, दो प्रकार के प्रयत्न करते हैं, और उनके नाम में आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण से पूर्व होने वाले प्रयत्न ही आभ्यंतर प्रयत्न है। और ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयास है, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है विवृत। विवृत का मतलब होता है वर्ण उच्चारण के समय जिह्वा का खुला रह जाना। और जितने भी स्वर हैं दोस्तों, ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षई दुर्गई री ए ऐ ओ औ, ये जो हैं ये सभी विवृत के अंतर्गत आते हैं। इनके उच्चारण में क्या होता है कि मुंह से जब ये शब्द निकलते हैं, ये वर्ण निकलते हैं, तो जिह्वा जो है वो खुला रह जाता है। अब मैं आप लोगों को इस बात का एहसास दिला नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जो है खुद से प्रैक्टिकल करने की चीज है, ये कोई थ्योरेटिकली नहीं है कि आप लोग बस मैंने बोल दिया और आप लोग समझ गए। अगर हो सके तो आप लोग प्रयास करना और देखना कि सच में स्वरों के उच्चारण के समय जिह्वा जो है वो खुला रहता है या नहीं। तो आभ्यंतर प्रयत्न का जो दूसरा प्रकार है दोस्तों, इसे हम लोग अस्पृष्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब वर्णों का उच्चारण होता है तो तालु जो है वह जिह्वा से स्पर्श करती है, और इस अस्पृष्ट के अंतर्गत क से लेकर के म तक के सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के तीसरे प्रकार के बारे में, जिसे हम लोग सामान्य विवृत के नाम से जानते हैं। जब वर्ण का उच्चारण होता है और उस समय तालु और जिह्वा का स्पर्श तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि वो पूर्ण रूप से आपस में एक दूसरे से मिल जाए, अर्थात थोड़ा सा जगह जो है खाली रह जाता है। तो इसे हम लोग सामान्य विवृत की संज्ञा देते हैं, और इसके अंतर्गत यो रो लो वो वर्ण आते हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न का जो अंतिम प्रकार है, जिसे हम लोग सामान्य अस्पृष्ट के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है कि वर्ण उच्चारण के समय जिह्वा जो है अलग अलग स्थानों से मुंह के अंदर टकराती है और फिर मुख से वर्णों को निकालने का प्रयास करती है। और इसके अंतर्गत आते हैं तालव स, मूर्धन्य स एवं दंत स। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बाह्य प्रयत्न के बारे में। तो वर्णों के उच्चारण के समय जो प्रयत्न होते हैं, जो प्रयास होते हैं, उसे ही हम लोग बाह्य प्रयत्न की संज्ञा देते हैं। जब हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि वर्णों के उच्चारण से पूर्व होने वाले प्रयत्न, जबकि जब हम लोग बाह्य प्रयत्न की बात अभी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वर्णों के उच्चारण के समय होने वाले प्रयत्न। तो इन दोनों के बीच का अंतर आप लोग
जरा ध्यान से याद रखने की कोशिश करना। तो बाह्य प्रयत्न जो है इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है जिह्वा का प्रयत्न, और दूसरा होता है स्वर तंत्रियों का नाद, एवं तीसरा होता है प्राण वायु का वेग। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, फिर उसके बाद सामान्य, विपरीत, स्पृष्ट, और फिर स्पर्शी, संघर्षी, ये सभी चीजें आती है। तो मैं इन सभी चीजों की चर्चा अभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इन सभी चीजों की चर्चा आपके ही पुस्तक के अगले अध्यायों में दी गई है। तो जब हम लोग अगले अध्याय का डिस्कशन करेंगे, अगले अध्याय पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी मैं आप लोगों से उन सभी बातों पे चर्चा करूंगा जो कि इस अध्याय में छूट जा रही है। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो सेशन में भी अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा कोई कमी आप लोगों को नजर आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस त्रुटि के लिए मुझे क्षमा कर दें, एवं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस त्रुटि, उस कमी को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, ताकि मैं आगामी वीडियोज में उस कमी को दूर कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज ला सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। अभी के लिए अलविदा। लेकिन जाते जाते मैं अंतिम में एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से दोस्तों, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मेरा मनोबल टूटता जरूर है, क्योंकि अभी मुझे इस चैनल से किसी भी प्रकार के पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें, और आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इस चैनल पे काम कर पाऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना है दोस्तों। अलविदा।